हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं शेक्सपियर के क्वेश्चन का फास्ट रिवीजन, जो कि हमारे एचपीएससी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको कहूँ कि शेक्सपियर अपने आप में बहुत बड़ा है, शेक्सपियर का ही रिवीजन करना बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि हमारे एचपीएससी वाले एग्जाम में हमको दे दिया गया है। तो फिर हमें करना तो इसको पड़ेगा ही, ठीक है। तो अगर मैं दूसरी वीडियो देखती हूँ, उनके अंदर 1 आवर की वीडियो हो जाती है। क्वेश्चन कितने होते हैं? मेयरली 7 और 8 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें आपका पूरा 1 आवर वेस्ट हो जाता है बीच बीच में। तो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, मैं आपको इस तरह से कि आपका फास्ट रिवीजन हो जाए। मैं जल्दी से जल्दी जो भी क्वेश्चन आंसर के में दी मेन चीज़ थिंग दी हुई उसके ऊपर डिस्कस करूँगी। आपके पास टाइम है तो आप आराम से चैनल को, आप आराम से दोबारा वीडियो को देखें और उसके सारे ऑप्शन पढ़ के आप आराम से भी कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप कर करके। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। हम 74 क्वेश्चन में आ चुके हैं। विच ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। अब शेक्सपियर ने क्या नहीं लिखा है? टीटस एंड एंड्रोनिक्स लिखा है, पेरिकल्स लिखा है, और लव ट्रिम्फ थ्रो कैलिपोलिस, ये तो नहीं लिखा है ना शेक्सपियर ने। ए लवर कंप्लेंट, और तो सब शेक्सपियर ने लिखा है। लेकिन लव स्ट्रीम थ्रो कैलिपोलिस ने लिखा है। लव स्ट्रीम थ्रो कैलिपोलिस वाज द फर्स्ट मोस्ट परफॉर्म्ड बाय स्टुअर्ट कोर्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट के रीजन में लिखा गया था, एंड द फर्स्ट इन विच ए रेनिंग मोनार्क अपीयर्ड। दिस वर्क वाज रिटन बाय, ये जो वर्क है भाई ये बेन जॉनसन का है। इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। पर ये नॉवल हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो ये इनमें से शेक्सपियर का कौन सा नहीं है? लव ट्रिम्फ थ्रो कैलियोपिस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज ए करेक्टर नेम्ड बैंको। बैंको नाम का करेक्टर शेक्सपियर के, बैंको नाम का जो करेक्टर है वो शेक्सपियर के किस प्ले में है? तो भाई मैकबेथ में है, आपको पता होगा। मैकबेथ डंकन की हत्या करने के बाद बैंको की भी हत्या कर देता है, क्योंकि जो 3 विचेज है उन्होंने क्या बोला था कि बैंको के बच्चे मैकबेथ के बाद उत्तराधिकारी बनेंगे, इसलिए। विच प्ले ऑफ द शेक्सपियर जे, अब इसमें क्या है? मैकबेथ इज ए फेमस ट्रेजेडी, ये आप पढ़ सकते हैं, बाय विलियम शेक्सपियर। इट वाज, ये 1605 और 06 में लिखी गई थी, ठीक है। और फर्स्ट वॉल्यूम इसको पब्लिश किया गया था हेमिंग और कोंडाल के द्वारा। बैंको वाज द थाने ऑफ लोचेबदार। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बैंको क्या था? थाने लोचेबदार था इन द प्ले मैकबेथ, मैकबेथ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बिगिन विद द लाइन्स इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। यानी कि अगर क्या है, म्यूजिक खाना है तो फिर प्यार का खाना है तो फिर इसको बजाते रहो। तो ये क्या, किसकी लाइन है? विलियम शेक्सपियर के जो 12th नाइट है उसकी ये लाइन है। और ये कब बोली गई थी? जब जो ओलिविया है वो उसके भाई की डेथ का गम मना रही है। वो कह रही है कि जो भी घर में रहते हैं उस इंसान को छोड़ के जो भी बाहर वाले हैं वो किसी से भी 7 साल के लिए बात नहीं करेगी। तब उसके प्यार में जब पागल हो जाता है ड्यूक, फिर ये बातें बोलता है, ठीक है। तो ये किसकी लाइनें हैं? 12th नाइट की। हम चल रहे हैं नेक्स्ट। फ्लैटरी दाई नेम इज वोमेन इज ए फेमस लाइन, ये बहुत ही फेमस लाइन है। और ये किसकी है? ये देखो आप, फ्लैटरी दाई नेम इज वोमेन इज ए फेमस लाइन फ्रॉम, ये बात है हेमलेट कहता है अपनी माँ के लिए, ठीक है। हेमलेट द हीरो ऑफ द शेक्सपियर मार्टन, तो हेमलेट ही प्ले का क्या है? हीरो है। ये फेमस फ्रेज बोलता है कि निर्बलता, तुम दाई नेम इज वोमेन, तुम्हारा नाम औरत है। ये एक्ट सीन सेकंड इन फास्ट, ही इज रिकॉलिंग द ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ हिज मदर एंड डिसीज्ड होता है मरा हुआ। यानी कि वो कब कहता है ये बात? जब वो याद कर रहा होता है। रिकॉलिंग में जो होता है याद करना अपने पिता की और अपने माँ की सुनहरी जो अच्छी यादें हैं उनको याद करता है, तब ये उनकी मेमोरी यानी कि उनको याद करते हुए बात बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। विच ऑफ द फॉलोइंग critics preferred शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज। यानी कि कौन से जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने प्रेफर किया है शेक्सपियर की कॉमेडीज को टू हिज ट्रेजेडी में से। तो सैमुअल जॉनसन वाज एन इंग्लिश राइटर हु मेड लास्टिंग कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर, जिसने लास्ट तक कंट्रीब्यूट किया है किस में?
एज ए पोइट, प्लेराइट, एसेस्ट, मोरिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक्स, बायोग्राफर, एडिटर, लेक्सिकोग्राफर, ही प्रेफर्ड शेक्सपियर कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडी। यानी वो उसने किसको प्रेफर किया, किसने, बेन जॉनसन ने उसकी कॉमेडीज को उसकी किसके बजाय, उसकी ट्रेजेडी के बजाय ज़्यादा प्रेफर किया, प्रेफरेंस दी है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, विच वन इज़ नॉट ए फूल इन शेक्सपियर प्लेज। अब चेक, इनमें से फूल कौन सा नहीं। फूल का होता है एक मजाकिया करेक्टर डाल देते हैं करेक्टर प्ले के अंदर, तो उसमें ये पूछा है कि इनमें से जो नॉवल दिए हुए हैं इनमें से कौन फुल नहीं है। ठीक है, तो जैकस, एज यू लाइक इट, ट्रेनक्लो द टेम्पेस्ट के अंदर है, द ग्रेव डिगर्स हेमलेट के अंदर है। द ग्रेव डिगर जब बता रहा होता है हेमलेट को कि वो खोपड़ी उठाए हुए होता है, जब हेमलेट उससे पूछता है कि किसकी खोपड़ी, तो वो बताता है कि वो उसके फ्रेंड की खोपड़ी है। टस्टोन, अब टस्टोन पता है आपको, एज यू लाइक इट में टस्टोन है, और टस्टोन को एलिजाबेथ के ने जब इसको शेक्सपियर को बोला था कि इसका दोबारा से किसी दूसरे प्ले में यूज किया जाए, तब शायद मैरी वाइफ में, मेरे को अच्छे से याद नहीं, लेकिन मे बी मैरी वाइफ ऑफ विंटरसोर ने में या एज यू लाइक मिट में, दोनों में से एक में बाद में शेक्सपियर ने यूज किया था टचस्टोन का, क्योंकि इससे एलिजाबेथ बहुत ही प्रभावित हुई थी ये टचस्टोन वाले करेक्टर को देख के। उसके बाद फेस्ट, ये है 12th नाइट के अंदर। ठीक है, जैकस नहीं है, जैकस इज़ वन ऑफ द मेन करेक्टर है भाई, शेक्सपियर एज यू लाइक इट में ये मेन करेक्टर है, ये फूल नहीं है। ही इज़ नॉट ए फूल, ए फेथफुल लॉर्ड ऑफ ड्यूक सीनियर। अब ये ड्यूक सीनियर का फेथफुल क्या है, फेथफुल सीनियर जो है लॉर्ड है ड्यूक सीनियर का। जैकस हैज एन एग्जरेटेडली melancholy disposition and a devoted though cynical observer of the world and surround him। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ से हाँ रह गया था ये साइनिकल, यानी कि जो थोड़ा सा माइंड से साइनिकल होता है, ऐसा ऑब्जर्व करने वाला होता है, यानी कि जो उदासी में रहता है और ऐसा ऑब्जर्व करने वाला होता है वर्ल्ड को जो कि उसके चारों तरफ है, यानी कि एक ऐसा उदास सा करेक्टर जो अपने चारों तरफ के देश जो है उसको एक जैसे पागलपन वाला ऑब्जर्वर होता है उसके उसकी तरह से देखता है जो भी उसके चारों तरफ जो सराउंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, सोनेट 130 of Shakespeare begin with the line, my mistress' eyes are nothing like the sun, often dubbed a spoof the sonnet। तो ये लाइन है, सॉरी, parodies the convention of Elizabethan love sonnet both in content and structure। ठीक है, ये शेक्सपियर की जो 130 पोइम है वो शुरू होती है इन लाइन से, ये नकल है, पैरोडी मीन्स होती है नकल। द कन्वेंशन ऑफ एलिजाबेथ लव सोनेट्स, जो कन्वेंशंस है एलिजाबेथ की लव सोनेट, ये उसके से इसका कंटेंट भी लिया है और उसकी स्ट्रक्चर भी लिया है। कहना क्या चाहता है कि 183 पोइम है जो किसकी, शेक्सपियर की, उसकी ये जो फर्स्ट लाइन है, तो इसको कॉपी किया गया है, किसकी नकल है, ये किसकी है, पैरोडीज द कन्वेंशन ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट, ये नकल है किसकी, बोथ कंटेंट में भी और स्ट्रक्चर में भी, एलिजाबेथ लव सोनेट कन्वेंशंस की। ठीक है, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सोनेट नंबर 130 was written by the English poet playwright William Shakespeare through मोस्ट लाइकली रिटन इन 1519 में लिखी गई थी। ये जो 130 पोइम है शेक्सपियर की, लाइक मैनी अदर सोनेट्स, जो अलग दूसरी सोनेट्स है शेक्सपियर के फ्रॉम द सेम पीरियड, इसी पीरियड की, ही पैरोडीज कन्वेंशन ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट बोथ इन द, ये वही बात देखी कि एक क्या है कन्वेंशन की क्या है, नकल है और स्ट्रक्चर है इस पोइम का लिया गया है। और हिज पोइम रेसल विद ब्यूटी लव एंड डिजायर, यानी कि जो उसकी पोइम है
वो रेसल करती हैं, यानी कि जूझती हैं। रेसल करना मतलब होता है जूझना, वो जूझती हैं विद ब्यूटी, लव और डिजायर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। In the 12th night, Malvolio read aloud while alone. Maria Forest later, he is utterly ignore other characters and audience who would actually engage in some kind of dialogue with him. The this gives rise to dramatic irony. मैं अब ये क्वेश्चन का आपको अच्छे से समझाती हूँ कि क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का। आपको पता है कि जो मारिया है वो भी नौकरानी है और मालवोलियो भी एक नौकर है, ठीक है। किसका? ओलिविया का। अब ड्रामेटिक आयरनी कैसे होती है? जो ये मालवोलियो है जो वो मारिया और दूसरे जो नौकर है उनको कोई भी गलत काम करने के लिए रोकता है, तो इससे वो चिढ़ जाते हैं। वो बोलते हैं कि इसको हम सबक सिखाएंगे। फिर वो मालवोलियो को ओलिविया का झूठा लेटर लिखते हैं, ठीक है, कि ओलिविया भी उससे प्यार करती है। और ओलिविया ने उसे क्या किया है, उसने एक लेटर उसके लिए लिखा है। अब मालवोलियो प्यार करता है ओलिविया से छुप छुप के, लेकिन वो ये भी बात जानता है कि ओलिविया उससे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि उसका स्टेटस क्या है। और इससे एक लाइन भी थी, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था पीछे वाले क्वेश्चन में, जब मालवोलियो बोलता है कि कुछ लोग ग्रेट होते हैं और कुछ लोग कुछ लोग ग्रेट पैदा होते हैं और कुछ लोग ग्रेटनेस को प्राप्त करते हैं। तो ये लाइन भी तभी मालवोलियो ने बोली थी। तो जब मालवोलियो लेटर पढ़ रहा होता है, वो ज़ोर ज़ोर से इस लेटर को पढ़ता है, वो खुश होता है, लेकिन सारी ऑडियंस को पता होता है कि एक्चुअल में क्या बात है, यानी कि लेटर किसका है। तो ऐसा ही ड्रामेटिक आयरनी यहाँ पर दिखाई गई है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो वैसे भी स्टूडेंट्स मैं आपको वही सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ जो कि आज तक अपने किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो इतना सारा ये वही बात थी जो मैंने आपको समझाई है, वही बात इसके अंदर दी हुई है, ठीक है। तो ये सारी बात इसके अंदर दी हुई है, आप इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेमलेट सोलिलोकी है। नाउ माइट आई डू इट पैट, नाउ ही इज प्लेइंग एंड नाउ आई विल डू इट अपियर्स इन एक्ट 3 सीन 3। सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का था क्या? एक मिनट देख लेते हैं भैया। शेक्सपियर की सोलिलोकी के बारे में बताया गया है कि लोकेशन, ये क्वेश्चन रह गया है, कट गया है लास्ट में, इसके ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे हम 83 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम करेंगे 84 वाला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन दैट मेक्स हेमलेट सुपीरियर टू एलिजाबेथ बेथन रिवेंज प्ले। यानी कि ऐसा आइडेंटिफाई कीजिए उस एलिमेंट को फ्रॉम द ऑप्शन, जिन ऑप्शन में से गिवन प्लो जो नीचे दिए गए हैं, दैट मेक्स हेमलेट, जो जिसमें हेमलेट को सुपीरियर बताया गया है एलिजाबेथन टू एलिजाबेथन रिवेंज प्ले। यानी जितने भी रिवेंज प्ले लिखे गए हैं, ठीक है, में, तो बिलो दैट मेक्स हेमलेट सुपीरियर टू एलिजाबेथन रिवेंज, जितने भी एलिजाबेथन रिवेंज प्ले उनमें से हेमलेट प्ले को सुपीरियर बताया गया है, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ द मोर, इसका ऑप्शन रहेगा सी, अवेयरनेस ऑफ द मोरल इम्प्लीकेशन ऑफ रिवेंज, ठीक है। यानी कि शेक्सपियर को अवेयरनेस थी कि जो वहाँ पर नैतिक जो इम्प्लीकेशन है रिवेंज के का जो क्या माहौल चल रहा है, क्या है, उस सब के बारे में अवेयरनेस को दिखाता है शेक्सपियर का जो हेमलेट रिवेंज प्ले है। इसीलिए ये जो प्ले है हेमलेट का रिवेंज प्ले, ये सुपीरियर है एलिजाबेथन के दूसरे जो अदर रिवेंज प्ले हैं उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। दैट अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई आप पढ़ सकते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ द हेमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क का प्रिंस है, ये पूछ लेते हैं कई बार कि ये कहाँ प्रिंस कहाँ का था हेमलेट। ऑफन शॉर्टेंड टू हेमलेट इज ए ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ये 1599 में लिखी गई थी, 1 में पब्लिश करवाई गई थी। अवेयरनेस ऑफ द मोरल इम्प्लीकेशंस रिटन, यानी 1599 और 1601 में के बीच में लिखी गई थी ये,
सॉरी पब्लिश तो ये मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी होकम को लर्न करने की। होकम, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। दो दो दूनी 4 और 2 तिये 6, ऐसे, यानी कि हैमलेट 2 में, ओथेलो 4 में, मैकबेथ 6 में, और इससे 6 से एक पहले 5। तो किंग लियर किस में लिखा गया था? 5 में। तो हो हैमलेट किस में लिखा गया था? 1602 में। गेट इट? ओके। तो ये लिखा कब गया था? 1599 में और 1601 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। Who speaks the following line in Hamlet? Something is rotten in the state of Denmark। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो ये बात कौन बोलता है? ये बात बोलता है मर्कुलेस। मर्कुलेस ये बात बोलता है। This line is something is rotten in the state of the Denmark appears in Hamlet, Act 1, Scene 4th. This line spoken by Marcellus. It is one of the most recognizable line in all Shakespeare work. तो ये most recognizable क्या है? लाइन है शेक्सपियर की वर्क के अंदर। ये तब की बात होती है जब घोस्ट दिखाई देता है ना हैमलेट को, उसके फादर का, उसके बाद की ये बातें होती हैं, तब ये डिस्कस कर रहे होते हैं ये मर्कुलस। आइडेंटिफाई द क्रिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं 86 में। आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु पोस्टेड दिस द लेविटी ऑफ द हैमलेट, हिज रेपुटेशन ऑफ फ्रेज, हिज पन आर नॉट पार्ट ऑफ डेलिब्रेट ऑफ डिससिमुलेशन बट फॉर्म ऑफ इमोशनल रिलीफ। ये किस क्रिटिक ने कहा है भाई कि द लेविटी ऑफ हैमलेट, हिज रिपीटेशन ऑफ फ्रेज, यानी कि जो कमजोरी है हैमलेट की और उसको बार बार फ्रेज को रिपीट करता है, पन जो उसके अंदर यूज किया गया है, पार्ट ऑफ डेलिब्रेट ऑफ डिससिमुलेशन बट ए फॉर्म ऑफ इमोशनल रिलीफ, मतलब वो ये सब कुछ भी इमोशनल रिलीफ के लिए करता है। तो ये किसकी है? ये T.S. एलियट ने की है, ठीक है। दिस वीव इन द क्रिटिकल एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जब उसने ये ऐसे लिखा था T.S. एलियट ने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में उसने लिखा था द लेविटी, ये वही चीज़ आ गई है सेम। इन द कैरेक्टर हैमलेट इज इन द बोफनरी होता है भाई, एक ये लिटरेरी टर्म भी है बोफनरी। बोफनरी होता है मजाकिया, मजाक के जैसा। इमोशन विच कैन फाइंड नो आउटलेट इन एक्शन, द ड्रामेटिस्ट इज द बोफनरी ऑफ द इमोशन, ये वही चीज़ दी हुई है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। मेन बात यहाँ पर याद रखने की है, ये सारी जो बातें कही हैं वो किसने कही हैं? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में किसने कही है? T.S. एलियट ने कही हैं। आप पूरा का पूरा ये लर्न नहीं कर सकते, ठीक है, इतना लर्न नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक लाइन याद रखिए, वही उसी से आपको पता चल जाएगा। आगे जब भी फ्रेज कोई भी ऐसी लाइनें दी गई होंगी से किसी भी प्ले की, तो आप उसका एक ही वर्ड याद रखिए, द लेविटी ऑफ हैमलेट, बस इतना सा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। ये सेम दिया हुआ है, आप पढ़ लेना इसको। ये पहले वाला क्वेश्चन आ गया तो हम कर चुके हैं। ये पहले वाले क्वेश्चन आ गए भाई। हाँ, हम 89 से चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर फेमस प्ले किंग? किंग लियर का डोमिनेंट प्ले यानी मुख्य थीम क्या है भाई? क्या मतलब किसकी वजह से किंग लियर का नाश हुआ था, यानी उसके अंदर डोमिनेंट थीम क्या बताई गई है? ठीक है, फिलियल इनग्रेटिट्यूड। फिलियल क्या होता है? फिलियल होता है संतानवत, यानी कि जो संतान से मिला हुआ जो धोखा होता है, अकृतज्ञता होती है, यानी जब संतान ही किसको धोखा दे देती है, अपने पेरेंट्स को धोखा दे देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? फिलियल इनग्रेटिट्यूड बोलते हैं। जैसे किंग लियर को उसकी दोनों बड़ी बेटियों को उसने अपना पूरा राज्य सौंप दिया था, आधा आधा बांट दिया था, छोटी बेटी को नहीं दिया था, तो उन्होंने ही उसके साथ क्या किया? धोखा किया। किंग लियर इज ए ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। पता है डोमिनेंट थीम क्या है इसका? फिलियल इनग्रेटिट्यूड, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू द फेमस शेक्सपियर ट्रेजेडी हैमलेट? अभी हैमलेट में कौन कौन था? हैमलेट के अंदर
ओफेलिया थी, पोलोनियस था, क्लोडियस था, लेकिन कैसियो नहीं था। ठीक है। कैसियो अपीयर्स इन द प्ले ओथेलो। इट इज़ रिगार्डेड वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। 4 ग्रेट ट्रेजेडी। इसके अंदर वही हेमलेट, वही हुक्म वाले आते हैं। हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर। कैसियो इज किस में था? ओथेलो में था। लॉयल और मोस्ट ब्लोड कैप्टन, यानी कि बहुत ही अच्छा कैप्टन था, लॉयल कैप्टन था किसका? ओथेलो का। इसी को लेकर, कैसियो के को लेकर ही डेस्डेमोना के करैक्टर पर शक किया था इयागो ने कि डेस्डेमोना और कैसियो का क्या चल रहा है, अफेयर चल रहा है। क्यों? क्योंकि कैसियो को उसने क्या बना दिया था, प्रमोट कर दिया था, लेकिन किसको नहीं किया था? इयागो को प्रमोट नहीं किया था तब, इसीलिए वो कैसियो से जलता था। और कैसियो के साथ ही अफेयर किसका दिखाया है इसमें, ओथेलो में? डेस्डेमोना का। जिस वजह से किसने यहाँ पर, ओथेलो ने डेस्डेमोना को मार दिया। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन में आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर, कौन सा प्ले लास्ट फेज में नहीं है शेक्सपियर के। 2 बार क्वेश्चन तो मैंने देख लिया है, बहुत बार आया हुआ है। यूपीटीजीटी के एग्जाम में 2016 में आया हुआ है। तो मच एडो अबाउट नथिंग, कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, लिखी गई थी। दिस कॉमेडी डज नॉट बिलोंग टू द, यानी लास्ट फेज में इसको नहीं किया गया था इंक्लूड। इट्स लास्ट फेज ऑफ, सॉरी, ठीक है। इसको 1599 में लिखा गया था। इन सेकंड में, सॉरी, ऐड किया गया था इन द सेकंड फेज ऑफ हिज लाइफ, यानी इसको जो सेकंड फेज है लाइफ का उसमें इंक्लूड किया गया है। इसको भी थर्ड फेज में, इसको लास्ट फेज में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। किसको? मच एडो अबाउट नथिंग को। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्लेज इज इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में कौन सा है शेक्सपियर का प्ले? हेनरी सिक्स्थ। ठीक है। द प्ले हेनरी सिक्स्थ हैज़ 3 पार्ट, यानी कि जो सिक्स्थ है हेनरी का प्ले उसमें 3 पार्ट हैं। दिस प्ले इज रिटन बाय शेक्सपियर। हेनरी 6 पार्ट। हेनरी पार्ट, यानी कि जो हेनरी का 6 पार्ट में 1 है, हेनरी 6 पार्ट 2 और हेनरी 6 पार्ट 3। ठीक है, 1 2 3 3 पार्ट हैं। दिस प्ले बिलोंग्स टू हिस्ट्री प्ले के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये जो हेनरी 6, हेनरी 4, ये सारे नॉन। इन 1601 ए कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाई। ठीक है भाई, किसने क्या कलेक्शन शेक्सपियर की जो सोनेट का जो कलेक्शन है 1601 में, वो किसने प्रिंट किया था? ठीक है। 150 सोनेट्स थी, 37 प्लेस थे इन हिज इंटायर कैरियर, उसके सारे कैरियर में। तो थॉमस थॉर्पे ने क्या किया था? शेक्सपियर की जो सोनेट है उनको पब्लिश किया था, प्रिंट किया था, सॉरी। अब ये क्वेश्चन आता है, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन। विलियम शेक्सपियर की जो डेथ है वो कब हुई थी? आपको 23 याद रखना है। 23 1616, क्योंकि उसका जन्म और बर्थ दोनों ही, सॉरी, उसका जन्म और उसकी मृत्यु अब सेम डेट पे हुई थी, अप्रैल 23 को। यहाँ पर इसका पूरा दिया भी हुआ है। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल वाइल 1616 वाइल ही वॉज बोर्न द सेम डेट, और इसी सेम डेट पर 1564 में उसका जन्म हुआ। हिज पेरेंट्स वर जॉन, उसके जो पेरेंट्स हैं जॉन और मैरी हैं। ही इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट, उसको ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट समझा जाता है। इंग्लैंड नेशनल पोइट भी इसको कहा जाता है। ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ द शेक्सपियर स्ट्रेटफोर्ड, यानी स्ट्रेटफोर्ड में जो शेक्सपियर का घर है उसका क्या नाम है? न्यू प्लेस। द नेम ऑफ द हाउस ऑफ द विलियम शेक्सपियर स्ट्रेटफोर्ड व न्यू प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज ए सोशल सैटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेट्स ऑफ द डे, यानी कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, यानी कौन सा प्ले है, इज एक सोशल सैटायर है, डीलिंग विद जो फैशन
और फेट्स यानी रीति रिवाज होते, फेट्स में जो होता है रीति रिवाज, यानी कि डीलिंग विद द फैशन एंड फेट्स ऑफ द प्ले, प्ले के अंदर जो फैशन और रीति रिवाजों को दिखाता है, ऐसा कौन सा प्ले है। जो लव लेबर लॉस्ट है वो इज एक कॉमेडी, वो एक कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। इन हिज अर्ली एज ऑफ हिज ड्रामेटिक करियर, उसके जो अर्ली करियर था उसका ड्रामेटिक करियर एज का। दिस प्ले इज ए सोशल सेटायर, ये प्ले एक सोशल सेटायर है। डीलिंग विद फैशन एंड फेट्स ऑफ द प्ले, या प्ले के अंदर फैशन और फेट्स को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, ये मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, ओथेलो से में है जो डेस्डेमोना है। डेस्डेमोना इज ए सेंट्रल कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर पॉपुलर प्ले ओथेलो। सी इज ए यंग वेनेशियन ब्यूटी, यानी वह वेनेशियन की यंग ब्यूटी है। हु इज डेयर्ड बाय हर फादर बर्बेंसियो, यानी कि वो उसके पिता से क्या करती है, उसके पिता से लड़ाई करके या झगड़ा करके किसी शादी करती है, वो ओथेलो से शादी करती है। ठीक है, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, इट इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फॉर सिग्निफाइंग नथिंग अफोरसेड लाइन स्पोकन बाय मैकबेथ और कर्नेलियन। यूपीटीजीटी में भी ये क्वेश्चन आ चुका भाई आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कई बार लाइफ बट ए वॉकिंग शैडो इतना ही पूछा जाता है, और कई बार एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फॉर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, इट इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फॉर सिग्निफाई नथिंग इज स्पोकन बाय, ये मैकबेथ के द्वारा लिखी गई है। एक्ट 5 में, सीन 5 में। प्ले मैकबेथ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट ए कॉमेडी, इसमें कॉमेडी कौन सा नहीं है शेक्सपियर का प्ले। एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट ड्रीम, एंटनी एंड क्लेयोपाट्रा। आपको पता है एंटनी एंड क्लेयोपाट्रा क्या नहीं है, कॉमेडी नहीं है, जबकि एज यू लाइक, ट्वेल्थ नाइट और मिडसमर नाइट ड्रीम ये सब कॉमेडी हैं। एंटनी एंड क्लेयोपाट्रा 1607 में लिखा गया था। मोस्ट स्पेशियस ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी, यानी ये मोस्ट शेक्सपियर स्पेशियस ट्रेजेडी है। द प्लॉट ऑफ दिस प्ले इज बेस्ड थॉमस नॉर्थ की जो ट्रांसलेशन है प्लूटार्क लीव्स, उससे इसकी ट्रांसलेशन ली गई है। एंड फ्लोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लेयोपाट्रा एंड मार्क एंटनी के बीच का रिलेशन दिखाया गया है। फ्रॉम द टाइम ऑफ द जो सिसिलियन रिवोल्ट हुआ था, क्लेयोपाट्रा का जो सुसाइड हुआ था, ने सुसाइड किया था, फाइनल वार ऑफ रोमन रिपब्लिक यानी रोमन पब्लिक के बाद, यानी कि इसमें वो सारी कहानी दिखाई हुई है। मार्क एंटनी का जो टाइम था सिसिल रिवोल्ट के टाइम, सिसिल रिवोल्ट हुआ उसके बाद क्लेयोपाट्रा ने सुसाइड किया ड्यूरिंग एक फाइनल वार था जो रोमन रिपब्लिक के साथ, उसमें ये सारी स्टोरी क्या किसकी दिखाई हुई है, एंटोनी क्लेयोपाट्रा में दिखाई हुई है। किसकी है, मार्क एंटनी और क्लेयोपाट्रा की। सो एंटनी एंड क्लेयोपाट्रा इज नॉट कॉमेडी बट ए ट्रेजेडी, ये कॉमेडी नहीं है बल्कि क्या है, ट्रेजेडी। और ये एक रोमन प्ले भी है, क्या ये एक रोमन प्ले भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 100 क्वेश्चन पे आ गए हैं। विलियम शेक्सपियर लव लेबर लॉस्ट वाज ए फ्री एडेप्टेशन ऑफ, यानी कि जो लव लेबर वाज ए फ्री एडेप्टेशन, किसका फ्री एडेप्टेशन है भाई ये। विलियम शेक्सपियर लव लेबर लॉस्ट वाज ए फ्री एडेप्टेशन ऑफ, ये मैनाचिनी ऑफ प्लोटस से ली गया है, यानी कि ये कहाँ से लिया गया है, मेनाकनी ऑफ प्लोटस। मेनाकमी ए लैटिन लैंग्वेज प्ले इज ऑफन कंसिडर्ड प्लोटस, यानी कि प्लोटस का ग्रेटेस्ट प्ले है, वहाँ से इस प्ले को इसकी को लिया गया है, इसका फ्री अडेप्टेशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। 101 who explained in his sonnet that under this carved marble of thine own sleep ब्रीव टेस्डियन शेक्सपियर स्लीप अलोन, ये बात कौन कहता है कि अंडर दिस कार्व्ड मार्बल का एक थाइन ओन स्लीप, यानी मार्बल की जो थिन ओन स्लीप ब्रेव, यानी कि जो मार्बल है जो सोया हुआ है, एक महान ट्रेजेडियन ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप ऑन, या भाई किसकी ग्रेव के बारे में कही गई है, शेक्सपियर में जिस ग्रेव के अंदर दफन है उस ग्रेव के बारे में कहा गया है। किसने कहा ये चीज़, ये की कही है विलियम बेस ने इन हिज सोनेट, अपनी सोनेट में। दैट अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ थाइन ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप ऑन, यानी स्लीप अपनी कब्र में अकेला ही सोया हुआ शेक्सपियर महान ट्रेजेडियन। विलियम बेस वाज ए पोइट मेंबर ऑफ द सर्वेंट क्लास हु फर्स्ट कम्स, यानी सर्वेंट क्लास का क्या था, मेंबर था ये विलियम बेस।
कम्स टू अटेंशन ऑफ हिस्टोरियन एंड स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज। 1602 में ये अटेंशन में आया था, जो हिस्टोरियन थे और जो स्टूडेंट थे लैंग्वेज के। 1602 में पहचाना था इसको। वैन विलियम बेस पब्लिश्ड हिज फर्स्ट लिटरेरी, जब विलियम बेस ने अपना जो फर्स्ट लिटरेरी वर्क पब्लिश किया था, ए पोइम ऑफ 15 6 लाइन स्टेंजा, यानी 15 6 लाइन स्टेंजा की जो पोइम थी, इसका जो टाइटल था स्वॉर्ड एंड बकलर, और एक थी क्या थी इसकी, सर्विंग मैंस डिफेंस। ये दो पोइम जब उसने लिखी थी, सोनेट लिखी थी 15 लाइन स्टेंजा की, तब ये पोइम लिखी थी, तब जाके ये जो क्या थे हिस्टोरियन थे और जो स्टूडेंट थे उनकी नज़र में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। हु डिस्क्राइब विलियम शेक्सपियर एज एब्स्ट्रैक्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद, बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है, आपको अच्छे से पता है कि किसने, रॉबर्ट ग्रीन ने ये बात कही है। क्यों कही है? क्योंकि जब शेक्सपियर किसके वो लिखता था, शेक्सपियर ने जो भी अपने नॉवल लिखे हैं, प्ले लिखे हैं, वो सब कॉपी करके लिखे हैं, यानी कि उनमें से स्टोरी चुरा चुरा के लिखे हैं। कौन से? जो क्या थे, यूनिवर्सिटी विट थे, क्योंकि मानते हैं कि शेक्सपियर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो जब शेक्सपियर फेमस हो रहे थे, किसकी, जो यूनिवर्सिटी विट हैं उनके प्ले से स्टोरी लेके जब वो फेमस हो रहे थे, तब ये बात रॉबर्ट ग्रीन को जची नहीं थी, यानी कि उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था ये बात बोल के। ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन वाज ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट का मेंबर था। क्रिटिसाइज विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद, यानी कि एक घमंडी कोवा क्या है, ब्यूटिफाइड विद, हमारे पंखों से सजा हुआ, क्या कर रहा है, हमारे पंखों से सजा हुआ है। रॉबर्ट ग्रीन वाज बेस्ट नोन फॉर पोस्टुमाउस पैम्पलेट एट्रीब्यूटेड टू हिम, ग्रीन डॉल्स वर्थ ऑफ विट, यानी उसका जो, ये बात उसने किस में लिखी थी, ये जो लिखी है, तो उसका जो मरने के बाद, पोस्टमार्टम होता मरने के बाद, उसका जो पैम्फलेट आया था उसमें था ग्रीन ग्रोथ वर्ड्स ऑफ विट, उसमें ये बात इसने बोली थी। ठीक है। द ट्रम्प यूनिवर्सिटी विट वाज, जो अब ये भी क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है, लास्ट में चल रहे हैं हम, तो यहाँ पे लास्ट में, तो जो ग्रोथ वर्ड ऑफ विट, द ट्रम्प यूनिवर्सिटी विट वाज कॉइन्ड बाय 19th century journalist and author जॉर्ज सेंसबरी, लास्ट में जॉर्ज सेंसबरी ने यूनिवर्सिटी विट क्या की थी, कॉइन की थी, ये जो टर्म है। ठीक है, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे उनके लिए। ठीक है। 103 क्वेश्चन में आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा एंड शोड डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। जो वीनस एंड एडोनिस पोइम है उसको कई बार कहा माई एयर ऑफ, क्या था, यानी मैं लाइन भूल गई हूँ, लेकिन इसने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, किसके लिए की है, वीनस एंड एडोनिस पोइम के लिए ही कहा है। फर्स्ट पोइम ऑफ माई एयर, यानी कि, और इसको दूसरी चीज़ क्या आ गई, 6 लाइन स्टेंजा में बहुत बार पूछे जाते हैं, इस पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एंड डिसाइड साइन ऑफ इमेच्योरिटी, इन सब को बताया है। वीनस एडोनिस इज ए लॉन्ग नरेटिव पोइम, यानी ये लॉन्ग नरेटिव पोइम है, 6 लाइन में लिखी गई है, पब्लिश किया गया था 1593 में। इट वाज प्रोबेबली शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिकेशन है। इट इज़ रिटन इन वर्स फ्रॉम नॉन सेस्टरिमा में लिखा गया है, विच इज़ क्वार्टरन क्या होता है, 4 लाइन का एक पैरा होता है, जो उसको फ्लोड बाय कपलेट, यानी इसको, और फ्लो किसको करता है, कपलेट को, कपलेट होता है 2 लाइनों का एक पैरा। दिस पोइम शोज शाइन, और ये पोइम क्या दिखाती है, इमेच्योरिटी को दिखाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। ठीक है, 104 में आ गए हैं। तो भाई क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, यानी मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को कौन सा प्ले दिखाता है। UPTGT 2016 में क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो द मेरी वाइफ ऑफ विंडसोर, ये किसको दिखाता है, मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दिखाता है, यानी जो प्रांतीय लाइफ होती है उसको दिखाया गया है इसमें।
प्ले में। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन आज यहीं तक थे, 104 तक। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी शेक्सपियर, क्योंकि मैं शेक्सपियर की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊँगी। जो क्वेश्चन आज तक शेक्सपियर के ऊपर किसी भी एग्जाम में आए हो, हम सभी को कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स वीडियो देखने के लिए।